नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 27 यानी 27 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इसमें भी आप लोगों को सुपर 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। और आप लोगों को बता दें, इसकी अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहीं से आप लोगों को आज से रेगुलर जब तक एग्ज़ाम नहीं होते तब तक आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो इसकी पीडीएफ हैं, क्लास नोट्स हैं, वो दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें भी थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलता है। साथ ही साथ आप लोगों को हम जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो पीडीएफ देने का वादा करते हैं तो देने में थोड़ा अच्छा भी लगता है कि हाँ चलिए बच्चों को हम पीडीएफ दे सकते हैं। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, इस वजह से थोड़ा हमें भी डीमोटिवेशन महसूस होता है। तो आप लोग हमें भी मोटिवेट करिए, आप भी मोटिवेट रहिए और अच्छे अच्छे पीडीएफ प्राप्त करिए। आज की वीडियो का पहला प्रश्न लिया गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में स्थित है? अब देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान। भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा त्रिपुरा। तो करेक्ट आंसर त्रिपुरा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 2। भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे राइट आंसर अपना सेलेक्ट करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 3। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो एक अत्यंत संकटग्रस्त पक्षी है, मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय मरुद्यान में पाया जाता है? अब देखिए यहाँ पर एक संकटग्रस्त पक्षी है, किस प्रकार का पक्षी है पूछ सकता है। ठीक है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो एक अत्यंत बोला गया संकटग्रस्त पक्षी है। अब मुख्य रूप से जो है ये कहाँ पाया जाता है, तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय मरुद्यान में पाया जाता है, लेकिन ये किस राज्य में है? क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में। ठीक है, करेक्ट आंसर राजस्थान। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 4। भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफ़ेद बाघों की उत्पत्ति और उनके संरक्षण के लिए इतिहास में प्रसिद्ध रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर आप देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 5। उड़ीसा का गाहिरमाथा समुद्री अभयारण्य पूरी दुनिया में किस विशेष जीव के सामूहिक घोंसले के लिए प्रसिद्ध है? महत्वपूर्ण प्रश्न लिया गया है। उड़ीसा का गाहिरमाथा समुद्री अभयारण्य पूरी दुनिया में किस विशेष जीव के सामूहिक घोंसले के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ओलिव रिडले कछुआ इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 6। हमारे शरीर में ऊर्जा का प्राथमिक और सबसे तीव्र स्रोत किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको देखना है और 6 का राइट आंसर आप कमेंट करेंगे। देखिए 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट। बात करें सबसे तीव्र स्रोत जो हमें एनर्जी देने यानी ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत किसे माना जाता है, तो आप बताएंगे कार्बोहाइड्रेट को माना जाता है, जो हमारे शरीर में सबसे तीव्र गति से ऊर्जा प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 7। शरीर के अंगों की मरम्मत, वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए कौन सा पोषक तत्व सबसे आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोटीन। तो प्रोटीन का मेन काम होता है हमारी बॉडी को बनाना, डैमेज हो गई तो उसे रिपेयर करना, ठीक है, ग्रोथ में हेल्प करना। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन B1 यानी थायमीन की कमी के कारण होता है जिससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है? तो आपको बताना थायमीन की कमी के कारण या विटामिन बी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है जो जिससे हमारे बोला गया तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा,
बेरी रोग। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 9। मानव पेट में पाए जाने वाले पाचक रस की प्रकृति कैसी होती है जो भोजन को पचाने में मदद करती है? तो मानव शरीर हमारे यानी हमारे आमाशय में एक पाचक रस पाया जाता है जिसे हम जानते हैं HCl के नाम से, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यह मुख्य रूप से पाचक रस है क्योंकि तो हमारे आमाशय में पाया जाता है। इसका जो नेचर होता है वो अम्लीय होता है। ठीक है, तो अम्लीय, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 10। दूध का पाश्चुरीकरण करने के लिए इसे लगभग कितने तापमान पर गर्म करके अचानक ठंडा किया जाता है? प्रश्न संख्या 10 का यहाँ पे करेक्ट आंसर आप बताएंगे। देखिए 10 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लगभग देखिए 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करें, या फिर 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट के लिए गर्म करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 11। गंगा नदी में प्रदूषण स्तर को मापने के लिए किस मुख्य जीवाणु समूह की उपस्थिति की जांच की जाती है? क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कोलीफॉर्म जीवाणु। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोलीफॉर्म जीवाणु। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 12। पेयजल में आर्सेनिक धातु के अत्यधिक और लंबे समय तक प्रदूषण से कौन सी गंभीर बीमारी होती है? क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्लैक फुट रोग हो जाता है। कौन सा रोग? तो आप बताएंगे ब्लैक फुट रोग। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 13। वर्षा के जल का शुद्धतम रूप क्या माना जाता है और इसका पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? तो वर्षा यानी बरसात जब होती है तो जब पानी गिरता है नीचे तो उसका पीएच मान लगभग कितना होता है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का अगर हम राइट आंसर यहाँ पर देखें, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, थोड़ा अम्लीय होता है। इसीलिए अम्लीय वर्षा के नाम से आपने कभी ना कभी टॉपिक पढ़ा होगा। ठीक है, तो बरसात का पानी थोड़ा अम्लीय होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 14। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जल का खारापन या उसमें घुले हानिकारक तत्वों को दूर करने की सबसे आधुनिक और प्रभावी विधि है? क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। शॉर्ट फॉर्म में अगर देगा तो आरओ दे देगा, वरना यहाँ पर याद रखिएगा रिवर्स ऑस्मोसिस। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 15। विश्व शौचालय दिवस पर्यावरण और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कब मनाया जाता है? तो सीधा सीधा आप बताइए, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न संख्या 15। तो 15 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रतिवर्ष 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 16। सौरमंडल का वह कौन सा ग्रह है जिसे भोर का तारा या पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? अब देखिए 2 प्रश्न बन गए। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? यहाँ से याद करिए, भोर का तारा। ठीक है, ये भी पूछा है, दोनों का आंसर एक ही है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर यहाँ पर देखेंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र को भोर का तारा और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 17। ध्रुव तारा हमेशा आकाश में किस दिशा को प्रदर्शित करता है जिसका उपयोग प्राचीन समय में नाविक करते थे? क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर आप देखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर दिशा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर दिशा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 18। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? कई बार प्रश्न यह भी रिपीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 18, इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 मिनट 20 सेकेंड। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे 8 मिनट
20 सेकेंड। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 19। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो आपको यहाँ पर बताना है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो 19 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 1.3 सेकेंड लगता है चंद्रमा का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो आप बताएंगे 1.3 सेकेंड। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 20। वायुमंडल में आर्गन नामक अक्रिय गैस का प्रतिशत लगभग कितना पाया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे वायुमंडल में आर्गन गैस भी पाई जाती है, तो इसका प्रतिशत पूछा है। क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आर्गन का प्रतिशत है 0.93%, यानी ऑप्शन बी। यहाँ पर दिया गया 0.03%, ये है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का परसेंटेज। 21% यहाँ पर ऑक्सीजन पाई जाती है, बाकी सब ऐसे ही है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 21। दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों या समुदायों के बीच के संक्रमणकालीन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 21 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इकोटोन के नाम से जाना जाता है। तो आप बताएंगे इकोटोन। तो अच्छे से क्वेश्चन को देखिएगा। दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों या समुदायों के बीच के संक्रमणकालीन क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? तो आप बताएंगे इकोटोन। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 22। किसी प्रजाति के जीवित रहने या कार्य करने के लिए आवश्यक सूक्ष्म भौतिक स्थान और उसकी भूमिका को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पे करेक्ट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी इकोलॉजिकल निच कहते हैं। अब ध्यान रखिएगा, हिंदी में क्या बोलेंगे? पारिस्थितिकी निकेत, या हम आला कहेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 23। वे जीव जो तापमान के बहुत बड़े परास को सहन कर सकते हैं और उसमें पनप सकते हैं क्या कहलाते हैं? यानी वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी हाई टेम्परेचर भी पर वो सर्वाइव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसे कहते हैं पृथुतापी। इंग्लिश वर्जन भी याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए इंग्लिश वर्ड भी रख देते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 24। जब दो जीव एक साथ रहते हैं और दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है तो इस संबंध को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 24 का यहाँ पर करेक्ट आंसर देखेंगे तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उसे हम सहजीविता कहते हैं। अगर सहजीविता शब्द ना मिले तो वहाँ पर मिल जाएगा सहोपकारिता। अगर यह भी नहीं मिलता है तो इंग्लिश वर्जन मिल जाएगा सिम्बियोसिस या म्यूचुअलिज्म। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चारों ऑप्शन को अच्छे से यहाँ पर देख लेना है, जो भी यहाँ पर ये दिए गए हैं 4 वर्ड। ठीक है, इसमें से कोई भी ऑप्शन रखा हो सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 25। अमरबेल, जिसे हम कसकुटा के नाम से जानते हैं, ये ज़्यादातर आप लोगों को बेर पर दिखाई पड़ जाएगा। तो अमरबेल का पौधा किसी बड़े पेड़ पर लिपटा रहता है और उससे अपना भोजन सोखता है। यह किसका उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 25 का यहाँ पे करेक्ट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये परजीविता का उदाहरण है, यानी पैरासिटिज्म, पैरासाइट जिसे कहते हैं। ठीक है, तो परजीविता। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 26। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? क्वेश्चन नंबर 26 का यहाँ पर करेक्ट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सन 2009 में किया गया। अगर शॉर्ट फॉर्म में देता है तो इसे भी याद रखना है, बाकी यहाँ पर पूरा दिया गया है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? तो आप बताएंगे 2009 में किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 27। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा, सेंट्रल जू अथॉरिटी की स्थापना भारत में किस अधिनियम के तहत की गई थी?
अब देखिए यहाँ पर फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, इसीलिए फुल फॉर्म को शामिल किया गया है। CZA सेंट्रल जू अथॉरिटी की स्थापना भारत में किस अधिनियम के तहत की गई थी? प्रश्न संख्या 27। तो देखिए 27 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। सेक्शन पूछेगा 38A। सारा सब कुछ इसमें डिटेल में दिया गया है, तो अच्छे से इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 28। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो आपको बताना है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है। 28 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 29। भारतीय वन्यजीव संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? ठीक है, अब यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, क्योंकि ये ईवीएस से संबंधित है, तो यहाँ पर ये फुल फॉर्म भी ईवीएस का इंपॉर्टेंट बनता है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WII का फुल फॉर्म क्या है? तो आप बताएंगे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यानी 29 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये कहाँ पर है? तो आप बताएंगे देहरादून। देहरादून कहाँ पड़ता है? तो आप बताएंगे उत्तराखंड राज्य में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 30। देखिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स यानी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष व्यापक रूप से संशोधित और लागू किया गया? प्रश्न संख्या 30 का यहाँ पे करेक्ट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सन 2016 में। कब? तो आप बताएंगे सन 2016। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 31। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है? अब 4 ऑप्शन में से अपना सटीक आंसर सिलेक्ट करना है। 31 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कौवा। इन चारों में से जो सबसे ऊंचाई पर अपना घोंसला बनाता है वो है कौवा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 32। वह कौन सा पक्षी है जो अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे या हमारे घरों में सामान्य रूप से घोंसला बना लेता है? क्वेश्चन नंबर 32 का यहाँ पर करेक्ट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कबूतर और गौरैया। ये दोनों पक्षी ऐसे हैं हमारे घर में कहीं पर भी घोंसले बना लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न लिया गया, प्रश्न संख्या है 33। कोयल पक्षी के संबंध में कौन सा तथ्य पूर्णतः सत्य है? पूर्ण रूप से एक इसमें तथ्य होगा जो सत्य है, वो यहाँ पर तथ्य हमें स्टेटमेंट यानी सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 33 का यहाँ पर चारों ऑप्शन में से अगर हम राइट आंसर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा। वह अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती, कोयल अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती और कौवे के घोंसले में अंडे देती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 34। रात में जागने वाले जानवर जैसे उल्लू, चमगादड़ हर वस्तु को किस रंग में देखते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो रात में जागने वाले जानवर जैसे कि उल्लू, चमगादड़ हर वस्तु को किस रंग में देखते हैं? उनको कैसा रंग दिखाई पड़ता है? 34 का यहाँ पर अगर हम राइट आंसर देखें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल काला और सफ़ेद दिखाई पड़ता है, यानी ब्लैक एंड वाइट में सब कुछ उन्हें दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 35। सांपों के संबंध में भारत में पाए जाने वाले जहरीले सांपों का कौन सा समूह सही है? तो इन 4 ऑप्शन में से आप लोगों को जहरीले सांपों का सिलेक्शन करना है। जहरीले सांप, तो 35 का यहाँ पर अगर हम राइट आंसर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें नाग, करैत, दुबोइया, अफाई ये सभी के सभी जहरीले सांप हैं। इंग्लिश में नाम दिया गया यहाँ पर है कोबरा, करैत और रसोल्स वाइपर, साइस्केल्स वाइपर, ऐसे करके इंग्लिश में दिया गया, बट आप लोगों को हिंदी में नाम याद रखना है नाग, करैत, दुबोइया, अफाई। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 36। समुद्र के भीतर आने वाले शक्तिशाली भूकंप के कारण उत्पन्न होने वाली विशाल और विनाशकारी लहरों को क्या कहते हैं?
क्वेश्चन नंबर 36 का यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाता है। इसे हम सुनामी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो आप बताएंगे सुनामी। सुनामी शब्द किस देश का है? तो आप बताएंगे किस भाषा का है? तो जापानी बताएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 37। भारत के किस क्षेत्र में भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक रहती है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान रखिएगा। भारत में हर साल भूकंप देखने को मिलते हैं, तो भारत के किस क्षेत्र में भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक रहती है? तो देखिए 37 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, हिमालय क्षेत्र और उत्तर पूर्वी भारत। इसे हम जानते हैं जोन 5। ये अत्यधिक संवेदनशील है, यहाँ पर ज़्यादातर भूकंप आते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 38। अत्यधिक वर्षा के कारण नदियों का जल स्तर बढ़ने और मैदानी इलाकों के जलमग्न होने की स्थिति को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 38 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसे हम बाढ़ के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में हम इसे फ्लड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 39। पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण मिट्टी और चट्टानों का तेजी से नीचे खिसकना क्या कहलाता है? देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 39 का ऑप्शन बी हो जाएगा, भूस्खलन कहलाता है, जिसे इंग्लिश में जानते हैं लैंड स्लाइड के नाम से। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 40। निम्नलिखित में से कौन सी मानव जनित आपदा का उदाहरण है? मैन मेड डिजास्टर। तो मानव जनित आपदा का उदाहरण कौन सा है? तो 40 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा, नाभिकीय विकिरण या गैस रिसाव। ये सभी के सभी मानव निर्मित है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या सुनामी, ये तो प्राकृतिक आपदाएं हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 41। यानी ईवीएस की कक्षा में प्रयोग और प्रदर्शन विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 41 का आप सटीक आंसर बताएंगे। देखिए 41 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बच्चों को स्वयं देखने, तर्क करने और कौशलों को विकसित करने का अवसर देना। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 42। पर्यावरण अध्ययन में समस्या समाधान विधि का पहला चरण क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 42 का आप सटीक आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, समस्या की पहचान। पहला चरण क्या है? समस्या की पहचान करना। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 43। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए शिक्षक को किस तकनीक का सहारा लेना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 43 का आप सटीक आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, रोल प्ले, वास्तविक जीवन की चर्चा और व्यावहारिक गतिविधियां कराना। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 44। एक पर्यावरण शिक्षक के रूप में यदि आपको बच्चों की सीखने की कठिनाइयों को जानना है तो आप किस प्रकार का परीक्षण करेंगे? क्वेश्चन नंबर 44 का यहाँ पे सटीक आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, निदानात्मक परीक्षण। तो राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे निदानात्मक परीक्षण। 44 का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 45। ईवीएस में पोर्टफोलियो का क्या उपयोग होता है? तो आपको बताना है ईवीएस में पोर्टफोलियो का क्या उपयोग होता है। तो 45 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बच्चों के काम में नमूने और उसकी क्रमिक प्रगति का एक व्यवस्थित रिकॉर्ड रखना। जो सबसे सटीक आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 46। सतत विकास लक्ष्य, इसे SDGs यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? क्वेश्चन नंबर 46। तो 46 का यहाँ पे राइट आंसर देना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
देखिए 2030 तक। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 47। चिपको आंदोलन की तर्ज पर पश्चिमी घाट यानी कि कर्नाटक में वनों की सुरक्षा के लिए चलाया गया जन आंदोलन कौन सा था? तो 47 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अपिक्को आंदोलन चलाया गया था। अपिक्को आंदोलन या किसके द्वारा चलाया गया था? तो याद रखिएगा पांडुरंग हेगड़े के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 48। भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है क्योंकि वहां बाघों की संख्या सर्वाधिक है? तो 48 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश स्टेट को हम टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 49। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है बल्कि मानव निर्मित है? तो मानव निर्मित वाला बताना है हमें। तो 49 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जितनी भी प्लास्टिक की वस्तुएं हैं बनी हम लोग यूज करते हैं, ये सब मानव निर्मित हैं, जबकि वायु, जल, खनिज ये सब प्राकृतिक हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 50। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व मरुस्थलीय रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न संख्या 50 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 17 जून। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे 17 जून। इस तरह से हमने टॉप 50 प्रश्नों को देखा है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।